गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पे मैंने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ाया था जिसमें न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। ऑलरेडी वो वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा था। इस वाले वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट होगा, देन क्वालिटी, देन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो मैं पूरा एसी चैप्टर कंप्लीट करूंगा। अब भले ही वीडियो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेट हो जाए, लेकिन मैं कवर पूरा करूंगा। यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है सीरीज एलसीआर सर्किट का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, विच वन लीड्स इन फेज, मतलब करंट आगे होगी या वोल्टेज आगे होगा। ऑल्सो ड्रॉ फेजर डायग्राम। अब क्योंकि एसी चैप्टर सबको टफ लगता है इसलिए मैं बिल्कुल इजीली समझाते हुए चलूंगा। देखो, अगर किसी सर्किट में आप ईएमएफ लगाओ, एसी वाला ईएमएफ लगाओ और अकेला कैपेसिटर लगाओ तो करंट आगे होगी पाई बाय 2 से। अगर अकेला इंडक्टर लगाओ तो करंट पीछे हो जाएगी पाई बाय 2 से, या वोल्टेज आगे हो जाएगा पाई बाय 2 से। और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, जीरो फेज डिफरेंस आएगा। लेकिन क्योंकि तीनों लग गए, मतलब तीनों की पावर काम में आएगी। ये चाहेगा कि करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में रहे। समझो ऐसे कि रेजिस्टेंस चाहेगा कि ये करंट और वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में रहे। ये कैपेसिटर चाहेगा कि भाई वोल्टेज कम हो जाए, करंट आगे हो जाए, ऐसा समझ लो, करंट आगे वोल्टेज पीछे। और इंडक्टर चाहेगा कि करंट पीछे हो जाए पाई बाय 2 से। तीनों कुश्ती लड़ रहे हैं, चलेगी उसकी जो ज्यादा पावरफुल होगा, और वो हमें निकालना होगा अपोजिशन टू द करंट से। जो जितना ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करेगा वो उतना पावरफुल होगा। अपोजिशन टू द करंट मतलब रजिस्टर के पास तो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर के पास इंडक्टिव रिएक्टेंस XL होता है, और कैपेसिटर के पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है। तीनों की वैल्यू में खासकर दो की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। इसका तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल में काम आएगा आगे, ये पता लगाने के लिए कि फेज डिफरेंस क्या होने वाला है। अगर XL ज्यादा आया तो ये इंडक्टिव एलसीआर सर्किट होगा, बताया था पहले। और अगर XC ज्यादा आया तो एक कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट होगा। इंडक्टिव एलसीआर सर्किट होगा तो इसमें कैपेसिटी होगी, ये कैपेबिलिटी होगी कि करंट को पीछे करे किसी एंगल से, पाई बाय 2 से नहीं हो, क्योंकि ये और ये है। और अगर ये कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट हुआ तो इसकी कैपेबिलिटी होगी कि करंट को थोड़ा सा आगे करें। तो सबसे पहले हमें XL और XC की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ये भी कई स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है कि ये XL और XC ही तो दे रखा है। नहीं, XL और XC की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। यहां पर हेनरी है जो इंडक्टेंस की यूनिट है, और ये फेरेड है जो कि कैपेसिटर की यूनिट है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। तो मैं XL निकालूं तो XL इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा L। ठीक है, अब ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा ये है, ओमेगा 1000। और L क्या दे रखा है आपको, 100 इंटू 10⁻³ मिली। मिली मतलब -3, मतलब 10⁻⁻1। तो कितना आ गया ये, 100 ओम। एक जीरो से एक जीरो कट गया ना यहां से ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस से कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा अगेन 1000, C की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो है। अब इन चीजों में कंफ्यूज होना बंद कर दो बिल्कुल। तो यहां पर हो गया 10 देखो ये हुआ 10⁻+3, ये -6, -3 बचेगा, -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, मतलब 1000/2। तो कितना हो गया, 500। सीधा मैं लिख देता हूं यहीं पे, इतनी जगह होती नहीं है, देख लो आप एक बार। ये हो गया 500 ओम। अब आप खुद मुझे बताओ कि ये कैपेसिटिव सर्किट है या इंडक्टिव एलसीआर सर्किट है। XL ग्रेटर देन है, यहां पर XC ग्रेटर देन है XL से, तो ये कैसा सर्किट हो गया, कैपेसिटिव एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, फेज डिफरेंस। देखो, फेज डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, या आप ऐसा समझ लो कि ये रेजिस्टेंस है R, इसकी वजह से वोल्टेज भी आएगा यहां पर। उसके अलावा ऊपर आता है XL और नीचे आता है XC। अब XC पावरफुल है तो ये नीचे आएगा XL माइनस XC, ऐसे होगा, सॉरी XC माइनस XL। नीचे तो XC आता है ना, ऊपर आता है XL। देखो पूरा बना देता हूं, ये है XL, ये है XC। पावरफुल क्या है, XC। तो XC में से XL माइनस करोगे तो ऊपर वाली टर्म गायब हो जाएगी, ये ऊपर वाली टर्म होगी गायब। पूरा मिटा दिया, देखो लो, अच्छे से जगह बचेगी। यहां पर है R, यहां पर है XC माइनस XL, और ये हो गया। यहां पर आएगा Z, और ये एंगल होगा फाई, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसी को कहते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस निकालना है तो tan फाई लिख सकता हूं मैं। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर XC माइनस XL अपॉन बेस R। XC कितना है, XC है 500 माइनस XL कितना है
100 और R कितना है 400, तो 400 अपॉन 400 तो 10 फाई इक्वल्स टू कितना हो गया 10 फाई इज इक्वल टू हो गया 1, तो फाई इक्वल्स टू हो गया 10 इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री और पाई बाई 4 रेडियन। तो यहां पर करंट आगे हो जाएगी, करंट की जो इक्वेशन बनेगी यहां पर वो बनेगी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन 100 टी प्लस पाई बाय 4, ये बनेगी इक्वेशन इस तरीके से। यहां पर हो गया मामला पूरा सही। अब क्या पूछा है आपसे फेजर डायग्राम, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं फेजर डायग्राम। तो करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, ये रहा, ये हो गया टाइम। किसी भी एक जगह आप वोल्टेज को ले लो, जैसे मान लो आपने ये ले लिया ईएमएफ को, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की जो कि चल रहा है 100 पाई टी से, 100 पाई टी से चल रहा है, सॉरी 1000 टी से चल रहा है, और इसमें करंट आ गए हैं पाई बाय 4 से। अब देखो पाई बाय 4 से करंट आ गए, अगर 90 डिग्री से आगे होती तो सीधा आता ऐसे बनता हुआ, यहां से 90 डिग्री बनता आता, लेकिन उसका आधा होगा, ये रहा ऐसे, ये हो गई आई नॉट, कितने से आ गए पाई बाय 4 से, ये बन गया फेजर डायग्राम। बहुत इजी था मुझे लगता है, लेकिन अलग से मैं इसलिए करा रहा हूं इसको सिर्फ न्यूमेरिकल वाले को कि देखो कैसे चीजें चेंज होती है, इसलिए अब इसको अच्छे से समझ लो। इसमें एक माइनर सा चेंज करता हूं, फिर देखना क्वेश्चन कैसे बदलता है। देखो पिछले क्वेश्चन से जैसा ही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस ये डिफरेंस है। वहां पर वोल्टेज सीधा सीधा दे रखा था, यहां पर वोल्टेज के साथ फाई फेज डिफरेंस जोड़ा गया है। वहां पर हमने क्या बोला गया था कि करंट में चेंज बताओ। जैसे मैं बोलूं कि ये ए है और ये बी है, मान लो ये जो बी है ये ए से 2 किलोमीटर आगे है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि जो ए है, मतलब ए से बी 2 किलोमीटर आगे है, तो बी से ए 2 किलोमीटर पीछे भी तो है, ये भी तो मैं बोल सकता हूं। अगर मैं कुछ भी ना बोलूं, आपसे बस ये बता दो कि दोनों का डिफरेंस तो 2 किलोमीटर है। अगर मैं बोलूं ए तो 0 पे है, ए 0 पे है तो बी 2 किलोमीटर पे होगा। अगर मैं बोलता हूं कि बी 0 पे है तो ए 2 किलोमीटर पीछे होगा, तो ये सारे साइन कन्वर्जन चेंज होते चले जाएंगे। वैसा ही सिस्टम यहां पर है। पिछली बार वोल्टेज के बारे में ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, अब वोल्टेज में फेज दे दिया यहां पर आपको, तो वोल्टेज का फेज बताना है। सब कुछ कैलकुलेशन पहले जैसी है, वापिस से मैं करके बता रहा हूं। अगेन tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल ज्यादा एक्सिस है, तो tan phi इज इक्वल टू क्या हो गया, वापिस से पिछला वाला देख लो आप, tan phi इक्वल टू 1 तो phi इक्वल टू 45 डिग्री, वापिस से वही चीज आ रही है। तो फिर चेंज क्या है, चेंज ये है कि यहां पर ये वोल्टेज को पीछे करेगा, वोल्टेज को पीछे करेगा, मतलब यहां पर जो वोल्टेज आएगा वो आएगा v इक्वल टू वी नॉट साइन 1000 माइनस पाई बाय 4, ये लिखना है आपको। यहां पर फाई माइनस का है, फाई जो है माइनस का है, क्योंकि करंट को आगे करेगा, तो इसको पीछे कर दिया ना भाई। आगे कैसे हो सकता है आप बताओ, वोल्टेज कैसे आगे होगा, एक्सेल ज्यादा एक्सिस है तो वो करंट को ही आगे करेगा। अब यहाँ पर प्लस साइन लगा रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ का जो फेज आएगा वो माइनस पाई बाय 4 आएगा। ये हल्का सा चेंज हुआ, वापिस से समझो कि क्योंकि अगर आपको ऐसा दे देते तो हम करंट को आगे लिख देते, लेकिन करंट को नॉर्मल लिखना है, अब हमें करंट को तो नॉर्मल लिखना है, तो वोल्टेज को पीछे करना पड़ेगा। जैसे आपको पिछली बार ये वोल्टेज दिया था तो हमने करंट को आगे करके लिख दिया, अब वोल्टेज यहां दे दिया तो करंट को हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा ना, वैसा कुछ सिस्टम यहां पर हो गया। इतना सी चीज से ये चेंज आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी। इवन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को सीधा सीधा यहां अप्लाई कर रहे हैं उनको भी कंफ्यूजन क्लियर होता है एसी चैप्टर का। देखो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द अमीटर, मतलब ये अमीटर से कितनी करंट जा रही होगी। अब जिनको करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा आता है वो क्या बोलेंगे, करंट निकालना बहुत आसान है, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर उनको ध्यान आएगा कि अरे यहाँ तो रजिस्टर के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और हमें पता है कि जब ये तीनों चीजें लगी हो तो रेजिस्टेंस नहीं निकालते, इंपेडेंस यानी कि Z निकाला जाता है। तो यहाँ पर R की जगह क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर R की जगह हम लगाएंगे Z, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। इंपेडेंस के लिए मुझे क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, इंपेडेंस के लिए हमें पता होना चाहिए R की वैल्यू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें इंडक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए L की, ताकि हम XL निकाल पाए ओमेगा L करके, और C की वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि हम 1 अपॉन ओमेगा C कर पाए। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा, तो हम ये तो चीज अप्लाई नहीं कर पाएंगे निकालने के लिए। ये तो चीज मुझे समझ में आ गई बहुत इजीली कि इसको मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, हटाया मैंने इसको यहां से, ठीक है भाई ये चीज काम में नहीं आएगी। फिर मेरा ध्यान गया कि मैं देखता हूं कि वोल्टेज कितना अप्लाई किया हुआ है, ईएमएफ 50 वोल्ट।
50 वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, अकेले इंडक्टर पे 60 आ गया, इस पे कैपेसिटर पे 100 आ गया, ये भी कुछ ना कुछ खाएगा। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि वोल्टेज हम जितना लगा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा सामने आ रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि अगर ये 3 रेजिस्टेंसेज हो R1, R2 और R3, जिसपे अगर अलग अलग वोल्टेज आ रहा हो V1, V2, V3, V वोल्ट अप्लाई करने पे, तो हमें पता है यहाँ तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, LHS इक्वल्स टू RHS होता है। तो यहाँ कैसे पॉसिबल हो रहा है ये कि EMF इज इक्वल टू वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज ऑन इंडक्टर प्लस वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है? इक्वल आना चाहिए। तो वो चीज आप ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि इस तरीके से वोल्टेज नहीं जोड़ देते सीरीज LCR सर्किट में। सीरीज LCR सर्किट का वोल्टेज ऐसे नहीं जुड़ता। उसका रीजन ये है कि ये तो है रेजिस्टेंस, ये लेकिन ये दोनों रिएक्टेंस पैदा करते हैं। ये करंट और वोल्टेज में एक फेज डिफरेंस पैदा करते हैं। जो वोल्टेज रजिस्टर पे आएगा वो तो ऐसा होगा करंट के अलोंग ही, ये करंट ऐसे है और यही इसी डायरेक्शन में वोल्टेज आएगा रजिस्टर का। लेकिन यहां जो वोल्टेज आएगा इंडक्टर पर वो ऐसा आएगा π/2 आगे, और कैपेसिटर पे जो वोल्टेज आएगा वो आएगा π/2 पीछे VC। तो ऐसे थोड़ी जोड़ दोगे, ट्रायंगल बनेगा पूरा का पूरा। तो वहां पर कैसे होगा कि जैसे यहां देखो वोल्टेज ज्यादा है, VC ग्रेटर देन है VL से, तो VC ग्रेटर देन है VL से, तो यहां पर जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा VC माइनस VL, यहां पर हुआ VR और ये एक बना ट्रायंगल। अब लगा दो पाइथागोरस, ये हो गया EMF। तो EMF इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट में, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। यही तो होगा, ऐसे ही तो होगा ना। देखो इसको मिटा के मैं दोबारा इधर बनाता हूं। देखो ये रहा VR, ये रहा VL, ये रहा VC माइनस VL और ये रहा EMF। ऐसा ही तो है। ये हो गया फेज डिफरेंस फाई, ये हो गया फाई, यही तो है, वही मैंने लिखा है। तो जो टोटल EMF है ना, इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि तीनों को सम करके लिखा जाता है। चलो ठीक है, अब हमें E पता है, VC पता है, VL पता है, लेकिन VR नहीं पता। अब आप सोचोगे VR क्यों पता करने में लग रहा है, हमें तो I निकालनी है, तो इसी के थ्रू आएगी, इसीलिए निकालने में लग रहे हैं इसको। देखो मान लिया कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, लेट करंट इन द सर्किट इज I करंट फ्लो हो रही है, तो वो R में से फ्लो होके जाएगी ना। तो जो VR हमने लिखा है, VR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। सही है क्या मामला? अब I हमें निकालनी है, R गिवन है, तो VR की जगह मैं क्या लिखूंगा, IR लिखूंगा। तो यहां पर जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अब एक इक्वेशन में हमें सिर्फ ये नहीं पता I, बाकी सब कुछ पता है, तो मैं इसको इधर उधर करके चेंज करता हूं। चलो देखो, मैं जो निकालना है ये, तो मैंने क्या किया, I स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर माइनस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अब E स्क्वायर कितना है, 50 का स्क्वायर मतलब 2500 माइनस VC कितना है 100, VL कितना है 60, 100 माइनस 60 40, 40 का स्क्वायर 1600, और यहां चल रहा है I स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, यहां कितना आ जाएगा 900 अपॉन R स्क्वायर, मतलब 100 इक्वल्स टू I स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो I कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। इस तरीके से आएगा ये वाला आंसर। तो समझ रहे हो कितना कितना दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पर। अब आप सोचो कि अगर इसकी वैल्यू 100 देती और इसकी 60 देते तो कोई ज्यादा इशू आता नहीं यहाँ पर, क्योंकि वापस से आप देखो इसको इंटरचेंज करते हैं, VL माइनस VC करते हैं, आंसर वापस से 3 एम्पियर आता। लेकिन चेंज किस चीज का आता, चेंज यहां पर आता फेज का, फेज एंगल का। देखो कैसे, यहां पर ये कैपेसिटिव LCR सर्किट है, कैपेसिटेंस ज्यादा पावरफुल है, तो ये करंट को आगे रखने की कोशिश करेगा। जबकि अगर यहां 100 देता और यहां 60 देता तो ये इंडक्टिव LCR सर्किट होता और ये करंट को पीछे रख के वोल्टेज को आगे रखने की कोशिश करता। कितने से, उसके लिए तो आपको फेज एंगल निकालना पड़ेगा। तो 10 फाई इक्वल्स टू VC माइनस VL अपॉन VR। तो VC कितना दे रखा है, VC यहां पर है 100 माइनस 60
अपॉन वी आर, वोल्टेज कितना है अब तो निकाल ही सकते हैं हम, कितना हुआ I इंटू आर 30, तो कितना हो गया 40/30, मतलब 10 फाइव इक्वल्स टू 4/3, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ये आ गया फेज। और क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है तो इतने से ही करंट को आगे रखेगा, और अगर ये इंडक्टिव सर्किट होता तो इतने से करंट को पीछे रखता। तो आई होप आपको ये समझ में आया होंगे, बाकी प्रैक्टिस करते रहो। और मैंने एक शॉर्ट्स भी बना के डाला था, आप देख लेना। जिनको भी पर्सनल कोचिंग चाहिए हो 1 to 1, उसमें मैं क्या करता हूँ कि जैसे 1 या 2 बच्चे या 3 बच्चे मैक्सिमम ऐसे में लेता हूँ, उनको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। डाउट सॉल्विंग क्लास हो सकती है, मंथली की कोई जरूरत नहीं है, पर क्लास के चार्ज होते हैं उसमें, वो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो, जिसमें मैं डाउट बताऊंगा आपको। बस एक दिन पहले मुझे बताना होगा कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है, ये कोई शीट हो सकती है किसी भी कोचिंग की, उसको हमें डिस्कस करना है। वरना क्या होगा ना कि जैसे मान लो आप सेम डे मुझे बोल रहे हो कि ये शीट डिस्कस करनी है, तो फिर मैं देख नहीं पाऊंगा उसको अच्छे से। जबकि आप एक दिन पहले मुझे बोलोगे तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा लूंगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो कई बार आप हो सकता है वो क्वेश्चन मुझसे ना पूछो, लेकिन मैं खुद आपसे पूछ लूंगा कि ये आ गया था क्या, आया था तो किस तरीके से आया था। कई बार तुक्के में भी आंसर आ जाता है। तो मेन चीज ये कि अगर आपको, देखो यहाँ तो मैं पूरा लिखा नहीं सकता, लेकिन वो 1 to 1 क्लास में मैं आपको पूरा बता पाऊंगा। और जो भी मैं उसमें लिखाऊंगा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि जो भी लिखाऊंगा उसका फोटो मैं आपको भेज दूंगा। तो फोटो अच्छी क्वालिटी में आ जाएगा तो आपके पास सेव होता चला जाएगा, आप देख सकते हो, आज कर सकते हो, इंप्रूवमेंट जरूर उससे मिलता है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।